So today we discuss about the integral accounting, that is the chapter of cost counting. Integral accounting means that एक होता है इंटेग्रल अकाउंटिंग, होता है नॉन इंटेग्रल अकाउंटिंग. फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ, आपने +1 में अकाउंट्स बनाए होंगे, है ना. उसमें आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए, जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडी बुक, ट्रायल बैलेंस, देन P&L अकाउंट. एक आप कर रहे हो अब कॉस्ट काउंटिंग, जिसमें कॉस्ट के बारे में बताया जा रहा है सारा. अगर मैं इन दोनों बुक को कंबाइन कर दूं, फाइनेंशियल बुक एंड कॉस्ट बुक, when we keep our financial and cost account separately and we have reconciled then both counts, for saving reconciliation time we have to keep integral accounts. इट मीन्स दैट जब हम दोनों अकाउंट्स को कंबाइन कर देते हैं वो हमारी इंटेग्रल अकाउंटिंग होती है, और जब हम दोनों अकाउंट्स को अलग अलग बनाते हैं वो हमारी नॉन इंटेग्रल अकाउंटिंग सिस्टम होता है. सो आज तो फिलहाल हम इंटेग्रल के बारे में बात करेंगे. इंटेग्रल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? इंटेग्रल अकाउंटिंग सिस्टम इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जो दोनों को इकट्ठा बना दिया जाता है. All transactions which are relating to cost accounting and financial accounting are self-balanced through integral accounting system. In this system, transactions are recorded based on double entry bookkeeping. So मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया. इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि जब दोनों अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट को कंबाइंड किया जाता है, सो दैट इज द इंटेग्रल अकाउंटिंग सिस्टम. फिर बात आ रही है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं. एडवांटेजेस, एक तो इसमें रिकंसाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ती. रिकंसाइलेशन मीन्स दैट कि जैसे कि दो बुक्स को हम मैच करते हैं ना, वैसे इसमें दो बुक्स को हम मैच नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें बुक ही एक बन रही, दो बुक्स बन ही नहीं रही. सो अगर दो बुक्स बन ही नहीं रही तो मैचिंग की तो क्वेश्चन क्रिएट ही नहीं होता. सो हेयर देयर इज नो नीड ऑफ रिकंसाइलेशन. जो कोर्स का डाटा है वो रेगुलरली रिकॉर्ड हो रहा है, रेगुलरली प्रेजेंट किया जा सकता है. सो सेकंड पॉइंट इज द कोर्स डाटा कैन प्रेजेंट रेगुलरली. All costs and accounts are automatically checked and thus cost figure are accurate. इसमें जितने भी अकाउंट्स है, कोस्ट अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट है, जितने भी कोस्ट का डाटा है, अकाउंटिंग सिस्टम है, सब क्या है, ऑटोमेटिकली चेक किया जाता है. इसमें कोई ये नहीं है कि अगर मैं पहले फाइनेंशियल को चेक कर रहा हूँ फिर मैं कोस्ट को चेक कर रहा हूँ. नो. सो दोनों को ऑटोमेटिकली अपने आप ही चेक कर दिया जाता है. देयर इज नो नीड टू कीप डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स. डुप्लीकेट रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं होती इसमें. ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट स्पेशल इसके लिए अकाउंटेंट रखा जाए. नो नीड ऑफ एनी स्पेशल अकाउंटेंट. इवन सिंपल अकाउंटेंट भी इसको कर सकते हैं. इट मीन्स दैट कि सिंपल एवरी लेमैन यूजर फ्रेंडली है ये, इसको कोई भी पर्सन यूज कर सकता है. ठीक है. टाइम सेविंग, एक्चुअली टाइम सेविंग, अगर हम दोनों को अलग अलग अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है, और अगर हम एक ही अकाउंट्स बना देंगे इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होगा. टाइम सेविंग. नेचुरली अगर कहाँ एडवांटेजेस होंगी तो वो उसकी डिसएडवांटेजेस भी होंगी. तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? हाँ, इसके लिए स्पेशल अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती, पर हाँ एक ये बात भी सच है कि इसके लिए एक स्पेशल अकाउंटेंट की जरूरत तो नहीं है, पर इसकी कम से कम नॉलेज होनी तो जरूरी है. जिसकी नॉलेज अगर बंदे को नहीं होगी तो वो कहाँ से अकाउंट्स बना लेगा, है ना. अगर अब इसको हम फर्दर इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं. इस चैप्टर में फर्दर मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, प्रिंसिपल्स वगैरह के आगे स्पेशल पॉइंट्स आते हैं कि जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी होंगी, इसमें हम कौन कौन से अकाउंट्स खोलेंगे, है ना. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर करोगे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर हर पर्सन इसको नहीं इजीली कर सकता. नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्टी में बी अराइज ऑफ सर्टेन सिस्टम. जब सर्टेन आइटम्स को हम पोस्ट करते हैं तो कई डिफिकल्टीज आती हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सिंपल सी बात है, अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं
तो हम अगर किसी की पेमेंट कर रहे हैं, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, है ना, तो हम उसकी एंट्री क्या डालेंगे, क्रेडिटर्स काउंट डेबिट टू कैश काउंट इन फाइनेंशियल सिस्टम। बट इन कॉस्ट काउंटिंग इसकी कोई एंट्री नहीं है। क्यों? कॉस्ट काउंटिंग में हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इसमें हम ये कोई इवेंट ही है नहीं, ये इवेंट ही है नहीं इसका कि अगर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करें। कॉस्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी जो जो कॉस्ट पड़ रही है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर इसकी कोई एंट्री कॉस्ट में नहीं, फाइनेंशियल में पड़ती है। सेम अगर मैं बात कर रहा हूं कि प्राइम कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने फर्स्ट इसके लास्ट सेम में, फिफ्थ सेम में कॉस्ट शीट बनाई होगी जिसमें प्राइम कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। ये इस सब की एंट्रीज अब कॉस्ट काउंटिंग में पड़ती, बट फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं पड़ रही इसकी एंट्री। सो हियर it is the difficulty of arise about the posting of certain items। बैड डेट्स की एंट्री का क्या करोगे? फाइनेंशियल अकाउंट में डाल दोगे, कॉस्ट में डाल सकते हो, नहीं डाल सकते। एक बात और, इसके लिए नए नए अकाउंट सीखने पड़ते हैं, जैसे कि स्टोर कंट्रोल लेजर अकाउंट। इस अकाउंट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, मैंने एग्जांपल दिया है कि इसमें क्या है, कई अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द लास्ट डिसएडवांटेजेस की ये हो सकती है भी, कई ऐसे बिजनेस होते हैं, ऐसी एंटरप्राइजेस होती हैं जिसमें कि इंटेग्रल अकाउंटिंग सिस्टम नहीं हो सकता। कई ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें अब लार्ज अगर ट्रांजैक्शंस होंगी उनमें, तो दोनों को अगर मिक्सर किया जाएगा तो इनकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। तो इसका बेनिफिट, इसके लिए सिंपल अगर बात करें, दोनों को अकाउंट्स अलग अलग बनाए जाएं तो बेटर रहता है। So here advantages and disadvantages is completed, and the next topic is what are the prerequisites, what are the principles of integral system। अब आप खुद सोच के देखो इनके प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं। जो मेरा कॉस्ट का स्टाफ है, जो मेरा फाइनेंशियल का स्टाफ है, ठीक है ना, जो मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रख रहा है, जो मेरी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन रख रहा है, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं अच्छा हो रहा, देन व्हाट इज द, क्या कर लोगे? अगर उनमें दोनों के प्रिंसिपल से नहीं मिल रहे, दोनों के आपस में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, हम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं? सो हियर इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, इसका ये बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है कि दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन द कॉस्ट डिपार्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज द amount of detail record in the ledger is kept to minimum full information regarding each department or each process। अब हर लेजर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर इंफॉर्मेशन को, हर डिपार्टमेंट के हर इंफॉर्मेशन को, हर प्रोसेस की हर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि कॉस्ट के, अगर कॉस्ट का कोई खर्चा है और फाइनेंशियल का कोई खर्चा है, अगर कई एंट्रीज ऐसी भी होती हैं जो कॉस्ट में भी पड़ेंगी और फाइनेंशियल में भी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट वेजेस परचेज करता हूँ, तो ये मेरे कॉस्ट का खर्चा भी हो सकता है, ये मेरे फाइनेंशियल का खर्चा भी हो सकता है। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसकी एंट्रीज भी डालते हो, वेजेस पे करने की या मटेरियल परचेज करने की, और आप कॉस्ट में भी इसकी एंट्री डालोगे। सो देयर इज अ डुप्लीकेशन हो जाएगी इसमें, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब कई आइटम्स ऐसी हैं जिनके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, कई डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ मटेरियल, 4 टाइप्स का मटेरियल यूज होता है, ए बी सी डी। ए मटेरियल का अलग अकाउंट है, बी मटेरियल का अलग अकाउंट है, सी मटेरियल का अलग अकाउंट है, डी मटेरियल का अलग अकाउंट है। दिस इज अ चाइल्ड अकाउंट्स। एंड अगर इन चारों को एक कॉमन अकाउंट बनाया जाए, दैट इज अ पेरेंट अकाउंट। अगर हम इन अकाउंट्स को इस तरह बनाया जाए कि अगर सेपरेट अकाउंट्स भी मेंटेन किए जाएं और कॉमन अकाउंट मेंटेन किए जाए, बट मेरा प्रिंसिपल ये नहीं कह रहा, मेरा प्रिंसिपल इसमें ये कह रहा है कि कई आइटम्स ऐसी होती है जिसके लिए हमें सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है। सो फुल डिटेल्स ऑफ आइटम पोस्टेड इन कंट्रोल अकाउंट आर सप्लाइड टू कॉस्ट ऑफिस। कंट्रोल अकाउंट एक कंट्रोल रूम होता है ना, एक वैसे कंट्रोल अकाउंट होता है जो क्या सारे कॉस्ट के सारे खर्चों को एक सेपरेट आइटम्स में, सेपरेट डिटेल्स में रिकॉर्ड करके रखता है। दिस इंफॉर्मेशन इज डील विद द कॉस्ट ऑफिस विद द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग।
कई बार क्या होता है इसमें कंप्यूटराइजेशन सिस्टम भी होता है, तो कंप्यूटराइजेशन जो होता है उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। कंप्यूटराइजेशन सिस्टम सिंपल ही है ना। कंप्यूटराइजेशन ऑफ इंटीग्रल काउंटिंग सिस्टम इज हाईली डिजायरेबल, जो भी एक्यूरेट है। And the last one is the last step is the convenient coding system should be adopted to identify the accounts for the purpose of cost counting or financial counting। कि वो कॉस्ट काउंटिंग का खर्चा है कि वो फाइनेंशियल काउंटिंग का खर्चा है, इसके लिए हमें स्पेशल कोड बना दिया जाए। तो सिंपल सा अगर कोई कोड कॉस्ट काउंटिंग का खर्चा उसके ऊपर सी लिख दो, अगर फाइनेंशियल काउंटिंग का खर्चा उसके ऊपर एफ लिख दो। सो देयर इज द separate codes are maintained for this system। अगर फर्दर मैं इनकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूँ, तो इसमें कुछ अकाउंट्स भी मेंटेन किए जाते हैं, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के ट्रांसफर मेंटेन किए जाते हैं। वर्क गुड्स लेके आया रॉ मटेरियल, ठीक है, उसको आगे यूज कर रहा हूँ मैं, उसको आगे फर्दर वर्क इन प्रोग्रेस है, उसके आगे फर्दर उसका फिनिश्ड गुड्स है। ये कॉस्ट में तो मेजर की जा सकती है, फाइनेंशियल सिस्टम इसका कोई सिस्टम ही है नहीं, फाइनेंशियल सिस्टम इसको फॉलो नहीं करते। सो इनके जो अकाउंट्स की डिटेल है, इनकी एंट्रीज अकाउंट्स, वो मेरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। उस वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड इसमें आपने सिंपल लिखने वाली बात की है। अगर मेरी सिंपल मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इन में से आपको कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। हाँ, अगर आएगा तो प्रिंसिपल्स आ सकते हैं, मेरिट डिमेरिट्स मीनिंग, हाँ सिंपल सा क्वेश्चन अगर अकाउंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, एंट्री पूछी जा सकती है, जो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी, जिसके लिए आपको मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इस वीडियो को ध्यान से करना, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल रही है, उस वीडियो को करने के लिए आपको जो आज वाला सिस्टम है, जो अलग अलग मैंने सिस्टम बताया कॉस्टिंग के अकाउंट्स के, उसको ध्यान से पढ़ना। ये बेसिक है इसके, अगर आप ये नहीं अच्छे से पढ़ सकते, आपका वो सिस्टम अच्छे से नहीं चलेगा। I hope you clear all things and thank you so much।